जादुई किताब की दुनिया। रवि को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी अलमारी में कई पुरानी और नई किताबें थीं। एक दिन जब वह अपनी नानी के घर की पुरानी लाइब्रेरी में घूमा तो उसे एक धूल धूसरित मोटी किताब दिखी। किताब के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा। रवि ने उस किताब को खोला, एक तेज रोशनी चमकी और अचानक वह खुद को एक अनोखी दुनिया में खड़ा पाया। वहां हर चीज जादुई थी। पेड़ बोल रहे थे, पक्षी कविताएं गा रहे थे और नदियां सोने की तरह चमक रही थी। तभी रवि को एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसने खुद को ज्ञान गुरु बताया और कहा, रवि, तुम इस किताब के चुने हुए पाठक हो, तुम्हें इस दुनिया के रहस्यों को समझना होगा। रवि को पता चला कि ये दुनिया ज्ञानलोक कहलाती थी, जहाँ हर किताब के अंदर एक नई दुनिया बसती थी। लेकिन यहाँ एक समस्या थी, एक दुष्ट जादूगर तामसिक इस दुनिया से सारी किताबों का ज्ञान चुराकर उसे अंधकार में बदलना चाहता था। क्या तुम हमारी मदद करोगे? ज्ञान गुरु ने पूछा। रवि ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। गुरु ने उसे एक जादुई पंख दिया और कहा कि अगर वह सही किताब खोज ले तो वह तामसिक को हरा सकता है। रवि ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने एक बुद्धिमान उल्लू, एक खुशदिल परी और एक बहादुर योद्धा से दोस्ती की। वे सभी उसे सही किताब की ओर ले जाने में मदद करने लगे। अंततः वे अंतिम ज्ञान ग्रंथ नाम की किताब तक पहुंचे, जो एक पहाड़ की चोटी पर रखी थी। लेकिन तामसिक वहां पहले ही पहुंच चुका था। उसने अपनी काली शक्तियों से रवि और उसके दोस्तों को रोकने की कोशिश की। रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जादुई पंख से किताब को छुआ और अचानक किताब से तेज रोशनी निकली जिसने तामसिक की सारी बुरी शक्तियां नष्ट कर दी। ज्ञान गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। अगले ही पल रवि वापस अपनी लाइब्रेरी में था। किताब अब साधारण दिख रही थी, लेकिन रवि जानता था कि वह एक असाधारण यात्रा कर चुका है। अब वह समझ चुका था कि हर किताब एक जादुई दुनिया का द्वार है, जो केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो सच्चे ज्ञान की खोज में होते हैं। उस दिन रवि अपनी लाइब्रेरी में एक पुरानी अलमारी को साफ कर रहा था। अचानक उसे वहां एक धूल से भरी चमड़े की जिल्द वाली किताब दिखी। किताब के कवर पर कोई शीर्षक नहीं था, लेकिन उसे देखते ही रवि के भीतर एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसकी आंखें चमक उठी। पन्नों पर लिखे शब्द मानो जीवंत हो उठे थे। अचानक एक चमकीली रोशनी चारों ओर फैल गई और अगले ही पल रवि खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा हुआ पाया। जादुई दुनिया में प्रवेश। वह किसी विशाल पुस्तकालय के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन ये कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। यहाँ की हर किताब हवा में तैर रही थी, कुछ खुद ब खुद खुल रही थी और उनके पन्नों से निकलते अक्षर हवा में चमक रहे थे। दीवारों पर लगे नक्शे हिल रहे थे, जैसे किसी जादुई संसार की ओर इशारा कर रहे हों। रवि ने धीरे धीरे चारों ओर देखा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, सच्चे ज्ञान की खोज करने वाला, स्वागत है। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिनकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। तुम कौन हो? रवि ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं इस पुस्तकालय का संरक्षक हूँ। यह कोई साधारण जगह नहीं है। यह उन लोगों के लिए खुलता है जो सच्चे ज्ञान की तलाश में होते हैं। लेकिन याद रखना, हर किताब यहाँ सिर्फ उसी को अपना रहस्य बताती है जो वास्तव में उसे समझने के लिए तैयार होता है। रवि की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने चारों ओर देखा और एक किताब उठा ली। किताब के खुलते ही वह फिर से एक नई जगह पर पहुंच गया। इस बार वह प्राचीन भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में था। प्राचीन ज्ञान की यात्रा। रवि ने खुद को विद्वानों से भरे एक विशाल कक्ष में पाया, जहां गुरुओं और शिष्यों के बीच ज्ञान की चर्चा हो रही थी। वे वेद, गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन पर बात कर रहे थे। रवि मंत्रमुग्ध होकर यह सब देख रहा था। एक गुरु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भी ज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो? रवि ने सिर हिलाया। गुरु ने उसे बताया कि सच्चे ज्ञान की खोज केवल किताबों से नहीं होती, बल्कि उसे आत्मसात करने से होती है। रवि समझ गया कि पढ़ाई का असली उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में लागू करना भी जरूरी है। समय की सैर। जैसे ही रवि ने अगला पन्ना पलटा, वह फिर से एक नए समय में पहुंच गया। इस बार वह लियोनार्डो दा विंची के स्टूडियो में था। महान कलाकार और वैज्ञानिक अपने चित्रों और मशीनों के मॉडल पर काम कर रहे थे। रचनात्मकता और ज्ञान का मेल ही सच्ची प्रतिभा को जन्म देता है, लियोनार्डो ने कहा। रवि ने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में बंद नहीं होता, बल्कि प्रयोग, जिज्ञासा और अवलोकन के माध्यम से विकसित होता है। वापसी और नई दृष्टि। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और रवि वापस अपनी लाइब्रेरी में था। किताब अब साधारण दिख रही थी, लेकिन रवि जानता था कि वह एक असाधारण यात्रा कर चुका है। अब वह समझ चुका था कि हर किताब केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि एक नया संसार खोलने की कुंजी होती है। उस रात जब रवि ने अपनी अगली किताब उठाई,
तो वह सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वह उसमें छिपे नए संसार की खोज कर रहा था, एक नई दुनिया में प्रवेश। जब रवि ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। आसमान में 2 सूरज चमक रहे थे, पेड़ सोने के बने थे और हवा में रंग बिरंगी चिड़ियां तैर रही थीं। उसने महसूस किया कि उसके कपड़े भी बदल गए थे। वह अब एक चमकदार नीली जैकेट और जादुई जूते पहने हुए था। रवि अभी इस जगह को समझ ही रहा था कि एक छोटा सुनहरा खरगोश उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम उस किताब के जरिए आए हो? रवि चौंक गया। हाँ, लेकिन ये कौन सी जगह है? खरगोश ने कहा, ये किताबों की दुनिया है। जो भी इस किताब को खोलता है वह इस जादुई स्थान में आ जाता है, लेकिन यहाँ से वापस जाने के लिए तुम्हें 3 पहेलियों को हल करना होगा। रवि आगे बढ़ा तो उसके सामने 2 दरवाजे आए, एक नीले रंग का था और दूसरा लाल। पास में 2 पहरेदार खड़े थे। पहले पहरेदार ने कहा, नीला दरवाजा सही रास्ता है। दूसरा बोला, नहीं, लाल दरवाजा सही रास्ता है। खरगोश ने रवि से कहा, इनमें से एक सच बोलता है और एक झूठ, तुम्हें सही दरवाजा चुनना होगा। रवि ने थोड़ी देर सोचा और फिर पहले पहरेदार से पूछा, अगर मैं दूसरे पहरेदार से पूछूं कि कौन सा दरवाजा सही है तो वह क्या कहेगा? पहले पहरेदार ने जवाब दिया, वह कहेगा कि लाल दरवाजा सही है। रवि मुस्कुराया और नीले दरवाजे से अंदर चला गया और वह सही निकला। गाना गाने वाला पेड़। अंदर एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाओं पर सोने के पत्ते थे। जैसे ही रवि पास गया, पेड़ ने मधुर आवाज में कहा, अगर तुम मुझे मेरा असली नाम बता सको तो मैं तुम्हें अगला रास्ता दिखाऊंगा। रवि ने आसपास देखा, फिर गौर किया कि पेड़ के तने पर कुछ शब्द खुदे थे, संगीतमयी वृक्ष। रवि ने कहा, तुम्हारा नाम संगीत वृक्ष है। पेड़ खुश होकर झूमने लगा और उसकी जड़ों के बीच एक गुप्त मार्ग खुल गया। जादुई आईना। रवि एक काले कमरे में पहुंचा। वहां एक आईना था जिसमें उसकी परछाई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह पास गया, परछाई ने पूछा, सच और झूठ के बीच सबसे जरूरी चीज क्या होती है? रवि सोच में पड़ गया, फिर उसने जवाब दिया, विश्वास। आईना चमक उठा और अचानक रवि फिर से अपनी नानी के घर की लाइब्रेरी में लौट आया। यह उन दिनों की बात है जब मैं अपने कॉलेज के पहले साल में था। नया शहर, नई जिंदगी और अनजान लोग, सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। मैं एक छोटे शहर से था जहां मेरा परिवार, दोस्त और जान पहचान वाले हर तरफ थे। लेकिन जब मैं बड़े शहर में पढ़ाई के लिए आया तो ऐसा लगा मानो मैं एक भीड़ में भी अकेला खड़ा हूँ। शुरुआत के कुछ हफ्ते तो पढ़ाई और नए माहौल को समझने में निकल गए, लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि मेरे पास यहाँ कोई अपना नहीं है। हॉस्टल में साथी तो थे, लेकिन उनसे कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। क्लास में भी सब अपने अपने ग्रुप में व्यस्त रहते और मुझे किसी से बात करने में झिझक होती। शाम होते ही घर की याद सताने लगती। माँ की आवाज़, पापा की हंसी और छोटे भाई की शरारतें, सब कुछ बस यादों में सिमट कर रह गया था। एक दिन ऐसा आया जब मेरा मन बिल्कुल बुझ सा गया। कमरे में अकेले बैठे बैठे मैं सोचने लगा कि क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ कि अकेलापन मुझ पर हावी हो जाए? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं कमरे से निकला और कॉलेज के पास एक पार्क में चला गया। वहाँ बच्चों को खेलते और लोगों को हंसते देखकर कुछ सुकून सा महसूस हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि खुश रहना हमारे अपने हाथ में होता है। मैंने तय किया कि अब मैं खुद को व्यस्त रखूंगा और नए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने हॉस्टल के साथियों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना शुरू किया, कॉलेज में क्लब्स ज्वाइन किए और धीरे धीरे दोस्त भी बन गए। जब भी अकेलापन महसूस होता, मैं अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ता, म्यूजिक सुनता या फिर किसी नए शौक को अपनाने की कोशिश करता। अकेलापन एक बहुत ही गहरी भावना है, लेकिन इससे उबरने का तरीका हमारे अंदर ही होता है। अगर हम खुद को व्यस्त रखते हैं, अपने आसपास के लोगों से घुलते मिलते हैं और अपने शौक को समय देते हैं, तो अकेलापन धीरे धीरे गायब होने लगता है। उस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को खो देना सही नहीं है। अकेलापन और खुद को खोने का डर। मैंने अपने जीवन में एक ऐसा समय देखा जब अकेलापन मेरे दिल और दिमाग पर हावी होने लगा था। ये तब की बात है जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। नई नौकरी, नया शहर और नया माहौल, सब कुछ अनजाना था। पहले कुछ दिन तो काम में व्यस्त रहने की वजह से समय जल्दी बीत गया, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। ऑफिस में सहकर्मी थे, लेकिन उनसे बस औपचारिक बातचीत होती थी। दिन भर काम के बाद जब मैं अपने कमरे में लौटता तो सन्नाटा मुझे घेर लेता। न कोई दोस्त, न परिवार और न ही कोई ऐसा जिससे मैं खुलकर बात कर सकूं। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, बल्कि खुद को भी खोने लगा हूं। मेरा आत्मविश्वास कम होने लगा था, मन उदास रहने लगा था और छोटी छोटी बातें भी मुझे परेशान करने लगी थी। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? क्या मैं इस अकेलेपन को अपनी जिंदगी पर हावी होने दूंगा? जवाब था नहीं।
मैंने खुद को संभालने का फैसला किया। मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए नए शौक अपनाए, किताबें पढ़ना शुरू किया, वॉक पर जाने लगा और ऑफिस के सहकर्मियों से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अपने अंदर छुपी संभावनाओं को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर हम इस अकेलेपन को अपने ऊपर हावी होने दें और खुद को ही भूल जाएं, तो यह नुकसानदायक हो सकता है। उस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि अकेलापन एक एहसास है, लेकिन इससे उबरना हमारे अपने हाथ में होता है। खुद को खोने से बचाने के लिए हमें अपने मन को मजबूत बनाना होगा, खुद से प्यार करना होगा और नई चीज़ों को अपनाने की हिम्मत करनी होगी। अकेलापन और खुद को खोने का डर। मैंने अपने जीवन में एक ऐसा समय देखा जब अकेलापन मेरे दिल और दिमाग पर हावी होने लगा था। ये तब की बात है जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। नई नौकरी, नया शहर और नया माहौल, सब कुछ अनजाना था। पहले कुछ दिन तो काम में व्यस्त रहने की वजह से समय जल्दी बीत गया, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। ऑफिस में सहकर्मी थे, लेकिन उनसे बस औपचारिक बातचीत होती थी। दिन भर काम के बाद जब मैं अपने कमरे में लौटता तो सन्नाटा मुझे घेर लेता। न कोई दोस्त, न परिवार और न ही कोई ऐसा जिससे मैं खुलकर बात कर सकूं। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, बल्कि खुद को भी खोने लगा हूं। मेरा आत्मविश्वास कम होने लगा था, मन उदास रहने लगा था और छोटी छोटी बातें भी मुझे परेशान करने लगी थी। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? क्या मैं इस अकेलेपन को अपनी जिंदगी पर हावी होने दूंगा? जवाब था नहीं। मैंने खुद को संभालने का फैसला किया। मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए नए शौक अपनाए, किताबें पढ़ना शुरू किया, वॉक पर जाने लगा और ऑफिस के सहकर्मियों से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अपने अंदर छुपी संभावनाओं को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर हम इस अकेलेपन को अपने ऊपर हावी होने दें और खुद को ही भूल जाएं, तो यह नुकसानदायक हो सकता है। अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। शहर के मध्य स्थित रामनगर कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे थे। खाली पड़ी सरकारी जमीन पर लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां बना ली थीं, तो कई रसूखदारों ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े कर दिए थे। नगर निगम और प्रशासन को कई बार इसकी शिकायतें मिली, लेकिन राजनीतिक दबाव और लोकल माफियाओं के डर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने रामनगर कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया। डीएम, एएसपी, नगर निगम के अधिकारी और भारी पुलिस बल की उपस्थिति में बुलडोजर चलाने की योजना बनाई गई। नगर निगम ने पहले ही सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। सुबह के 7 बजे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या विरोध को रोका जा सके। देखते ही देखते नगर निगम का बुलडोजर चालू हुआ और अवैध निर्माणों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे ही बुलडोजर ने झुग्गियों और अवैध दुकानों को गिराना शुरू किया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपने सामान को बचाने के लिए दौड़ पड़े, तो कुछ महिलाएं रोते बिलखते प्रशासन से मिन्नतें करने लगीं। कई लोगों ने प्रशासन से मोहलत की मांग की, लेकिन अदालत के आदेश के आगे कोई भी समझौता संभव नहीं था। अवैध कब्जे हटाने की इस कार्रवाई के विरोध में कुछ स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन पर मनमानी करने और गरीबों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। कुछ जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोक दिया। करीब 4 घंटे तक चले इस अभियान के बाद रामनगर कॉलोनी का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले अवैध दुकानें, झुग्गियां और अस्थायी निर्माण खड़े थे, वहां अब सिर्फ मलबे के ढेर नजर आ रहे थे। प्रशासन का दावा था कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी थी और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य हिस्सों में भी हलचल मच गई। जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, वे भी अब अपने निर्माणों को लेकर चिंतित हो गए। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी व्यक्ति अवैध कब्जे में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर कॉलोनी में हुई इस कार्रवाई ने न केवल प्रशासन की सख्ती को दर्शाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। हालांकि इस कार्रवाई ने कई गरीब परिवारों को बेघर भी कर दिया, जिससे पुनर्वास की समस्या भी खड़ी हो गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इन बेघर लोगों के लिए क्या कदम उठाएगा और क्या भविष्य में ऐसे अवैध कब्जों को पूरी तरह रोका जा सकेगा या नहीं। भारत में बेघर लोगों की समस्या एक गंभीर और जटिल मुद्दा है।
जब भी अवैध कब्जों को हटाया जाता है तब कई परिवार अपनी छत खो बैठते हैं। प्रशासनों पर अक्सर यह जिम्मेदारी होती है कि वे इन लोगों के लिए ठोस और स्थायी समाधान प्रस्तुत करें, लेकिन क्या वास्तव में प्रशासन इन बेघर लोगों के लिए कोई प्रभावी कदम उठा सकता है? और क्या भविष्य में ऐसे अवैध कब्जों को पूरी तरह रोका जा सकता है या नहीं? हाल ही में एक प्रमुख शहर में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही हुई। इससे हजारों लोग अचानक से बेघर हो गए। प्रशासन का दावा था कि यह जमीन सरकारी थी और इसे विकास परियोजनाओं के लिए खाली करवाना आवश्यक था। लेकिन इन बेघर हुए लोगों के पास केवल कुछ ही घंटे थे अपनी जरूरी चीजों को समेटने के लिए। प्रशासन ने तुरंत अस्थायी शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां पर बेघर हुए लोगों को शरण दी जा सके। इन शिविरों में बुनियादी मानवीय जरूरतों जैसे कि भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था थी। लेकिन सवाल यह है कि केवल अस्थायी शिविर पर्याप्त है या नहीं? अवैध कब्जों को रोकना और हटाना दो अलग बातें हैं। अवैध कब्जे अक्सर उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनके पास रहने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं होता है। इनके पीछे गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे कई कारण होते हैं। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे कैसे इन मूल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए प्रशासन को एक दीर्घकालीन योजना बनानी होगी। ये योजना घरहीन लोगों के लिए किफ़ायती आवास परियोजनाएं शुरू करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसके अलावा सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और अवैध कब्जों की ओर न बढ़ें। बेघर लोगों की समस्या का समाधान केवल अस्थायी शिविरों से नहीं हो सकता। प्रशासन को दीर्घकालीन और स्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम करना होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब जमीनी स्तर पर समस्याओं की जड़ तक पहुंचा जाए और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। अवैध कब्जों को रोकने के लिए एक ठोस नीति की आवश्यकता है, जो कि सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ तालमेल बिठा सके। भारत की सांस्कृतिक धरोहर उसकी आत्मा है। प्राचीन मंदिरों, किलों, महलों, गुफाओं, ऐतिहासिक इमारतों, लोककथाओं, पारंपरिक कलाओं और भाषाओं में भारत का समृद्ध अतीत बसता है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में ये धरोहर धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ऐसे में इसका संरक्षण न केवल आवश्यक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का एकमात्र तरीका भी है। पटना, जो कभी मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, अब अपनी ऐतिहासिक विरासत को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को यहाँ सिर्फ 5 स्टार होटलों की ही नहीं, बल्कि हेरिटेज होटलों में ठहरने का भी अवसर मिलेगा। ये कदम न केवल बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यटन उद्योग को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक साबित होगा। गंगा नदी के किनारे बसा पटना बिहार की राजधानी ही नहीं, बल्कि भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसकी ऐतिहासिक यात्रा हजारों वर्षों पुरानी है और यह कई महान साम्राज्यों, धार्मिक आंदोलनों और महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है, जिसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। भारतीय इतिहास में एक गौरवशाली स्थान रखता है। यहाँ से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान भी इसी क्षेत्र में थे, जो दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित करते थे। वर्तमान समय में भी ये शहर ऐतिहासिक धरोहरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और संग्रहालयों से भरा हुआ है, जो इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। बीते कुछ वर्षों में पटना में पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यहाँ आने वाले लोग न केवल ऐतिहासिक स्थलों को देखने आते हैं, बल्कि उन्हें एक आरामदायक और विलासिता से भरपूर ठहरने की भी आवश्यकता होती है। अब तक पर्यटक मुख्य रूप से 5 स्टार होटलों में रुकते थे, लेकिन हाल के वर्षों में हेरिटेज होटलों की मांग भी बढ़ी है। हेरिटेज होटल न केवल पर्यटकों को एक आरामदायक माहौल प्रदान करते हैं, बल्कि वे इतिहास और परंपरा को भी जीवंत बनाए रखते हैं। गंगा की धारा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जिसे मगध के लोग कुसुमपुर कहते थे। ये गांव अपनी उपजाऊ भूमि और व्यापारिक केंद्र होने के कारण प्रसिद्ध हो रहा था। धीरे धीरे ये जगह शक्तिशाली शासकों की नज़र में आई और मगध के महान सम्राट अजातशत्रु ने इसे अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने यहाँ एक सुदृढ़ किला बनवाया और इसे नया नाम दिया पटलिपुत्र। समय बीतता गया और पटलिपुत्र मगध साम्राज्य का हृदय बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से पूरे भारत पर शासन किया। उनके प्रधानमंत्री चाणक्य ने यहीं बैठकर अपनी महान कृति अर्थशास्त्र लिखी, जिसने राज्य प्रशासन की नींव रखी। फिर सम्राट अशोक का युग आया, जिन्होंने यहीं से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की योजना बनाई।
यहीं से उनके राजदूत धर्म का संदेश लेकर दूर दूर तक गए। मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य के अधीन पटलिपुत्र ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना। कहा जाता है कि उस समय यह नगर स्वर्ण युग का अनुभव कर रहा था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग ने पटलिपुत्र का वर्णन करते हुए लिखा कि यह शिक्षा, कला और व्यापार का महान केंद्र था, लेकिन समय का चक्र बदला। आक्रमणकारियों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पटलिपुत्र का वैभव धीरे धीरे धूमिल हो गया। वर्षों बाद शेरशाह सूरी ने यहाँ पुनः एक नई नगरी बसाई, जो पटना कहलाने लगी। मुगल सम्राट अकबर के समय पटना एक समृद्ध व्यापारिक नगर बन गया। यूरोपीय व्यापारियों ने भी यहाँ व्यापार किया और इसे व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित किया। फिर आया स्वतंत्रता संग्राम का दौर। 1857 की क्रांति में पटना के वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। बाद में गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की तो पटना इसका प्रमुख केंद्र बना। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का बिगुल भी यहीं से फूंका गया। आज पटना आधुनिकता और परंपरा का संगम है। यहाँ की गलियों में इतिहास की कहानियां बसी हैं और गंगा की लहरों में इसके गौरव की गूंज सुनाई देती है। पटना सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जीवंत गाथा है। सरकार और निजी संस्थानों के सहयोग से अब पटना में ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में तब्दील करने की योजना बनाई जा रही है। इनमें पुराने महल, हवेलियां और ब्रिटिशकालीन इमारतों को शामिल किया जाएगा। इन होटलों को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि पर्यटकों को एक प्राचीन अनुभव के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं भी मिले। बिहार अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। हेरिटेज होटलों में लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, ठेकुआ और मखाना से बनी डिशेज जैसी स्थानीय डिशेज को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा महुए की मिठाई और हस्तनिर्मित शरबत भी परोसे जाएंगे। रात के समय यहाँ बिहार की पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। जट-जटिन, विदेसिया और भोजपुरी लोकगीतों से भरी शामें पर्यटकों को बिहार की सांस्कृतिक गहराइयों में ले जाएंगी। पर्यटकों को इतिहास से जोड़े रखने के लिए हेरिटेज होटलों में स्थानीय इतिहासकारों और गाइड की सेवाएं दी जाएंगी। वे पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया के गौरवशाली इतिहास की कहानियां सुनाएंगे। बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क और टिकुली कला से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था होगी। इससे स्थानीय कारीगरों को भी बढ़ावा मिलेगा। हेरिटेज होटलों के निर्माण से पटना का पर्यटन उद्योग एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान भी मिलेगा। हेरिटेज होटलों के संचालन से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय कारीगर, कलाकार, रसोई और गाइड जैसे पेशेवरों को नए अवसर प्राप्त होंगे। 5 स्टार होटलों के साथ साथ हेरिटेज होटलों के निर्माण से बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। इससे विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदलने से वे नष्ट होने से बचेंगी और उनकी देखभाल बेहतर तरीके से हो सकेगी। पटना में बनने वाले हेरिटेज होटल न केवल ऐतिहासिक भवनों को पुनर्जीवित करेंगे, बल्कि पर्यटकों को ऐसा अनुभव देंगे जहां वे प्राचीन भारत की भव्यता महसूस कर सकें और साथ ही आधुनिक सुविधाओं का आनंद भी ले सकें। इन होटलों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वे ऐतिहासिक धरोहरों का हिस्सा लगे, लेकिन आराम और विलासिता के मामले में किसी भी 5 स्टार होटल से कम न हो। वास्तुकला और इंटीरियर पुराने जमाने की शाही झलक। इन होटलों की बाहरी संरचना को पारंपरिक शैली में रखा जाएगा। पुराने महलों, हवेलियों और ब्रिटिशकालीन इमारतों की तरह ऊंची मेहराबें, पत्थर की नक्काशीदार दीवारें और हाथ से बने लकड़ी के दरवाजे इन होटलों को एक ऐतिहासिक एहसास देंगे। प्रवेश द्वार पर राजस्थानी और मुगल शैली की भव्यता होगी। कमरों में हाथ से बनी मधुबनी पेंटिंग और पारंपरिक भित्ति चित्र सजाए जाएंगे। संगमरमर के फर्श और झूमर युक्त छतें शाही माहौल प्रदान करेगी। भले ही इन होटलों को ऐतिहासिक रूप दिया जाएगा, लेकिन इनमें आधुनिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। एयर कंडीशनिंग, हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट टीवी और इन रूम सर्विस जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। बाथरूम में प्राचीन शैली के तांबे और पीतल के नल हों, लेकिन वे आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। पारंपरिक पलंग और फर्नीचर को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वे शाही अनुभव दें लेकिन आरामदायक भी हों। होटल के रेस्टोरेंट में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों को परोसा जाएगा। लिट्टी चोखा, मखाना करी, ठेकुआ और मधुबनी पान को खासतौर पर मेनू में रखा जाएगा। भोजन तांबे और कांसे के बर्तनों में परोसा जाएगा, जिससे पर्यटकों को प्राचीन भारतीय शैली का अनुभव हो। होटल की छत पर खुला भोजन कक्ष होगा, जहां पर्यटक मोमबत्ती की रोशनी में बिहार की पारंपरिक थाली का आनंद ले सके। पर्यटकों को बिहार की संस्कृति से जोड़ने के लिए होटल में सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। हर शाम स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मधुबनी पेंटिंग और टिकुली कला की वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी।
जहां पर्यटक खुद इन्हें बनाना सीख सके। ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानने के लिए गाइडेड टूर की व्यवस्था होगी। इन होटलों को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों को अपनाया जाएगा, जैसे कि बावड़ियां और कुएं। होटल में प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर होगा और प्राकृतिक सामग्री से सजावट की जाएगी। पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, हमेशा से अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता रहा है। हाल ही में गांधी मैदान बस डिपो, इनकम टैक्स गोलंबर, होटल पाटलिपुत्र अशोक और आर ब्लॉक स्थित सुल्तान पैलेस के जमीन पर एक 5 स्टार होटल के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। यह विकास न केवल पटना के आर्थिक विकास में सहायक होगा, बल्कि यहाँ के पर्यटन उद्योग को भी एक नई ऊंचाई देगा। इस 5 स्टार होटल का निर्माण आधुनिक अनुभव और सुविधाओं के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। ये होटल व्यापारिक सम्मेलन, सामाजिक समारोह और विदेशी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन सकता है। ये कीर्तिमान इस क्षेत्र को एक नया चेहरा देने के साथ साथ होटल और आतिथ्य उद्योग में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। गांधी मैदान बस डिपो और इसके आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति इसे एक आदर्श स्थान बनाती है। गांधी मैदान, जो कि पटना का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, के निकटता से होटल को यातायात और विजिटरों की आमद भी सुनिश्चित होगी। इनकम टैक्स गोलंबर और सुल्तान पैलेस के समीप होने के कारण यह क्षेत्र उच्च स्तरीय व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र भी बन सकता है। इस 5 स्टार होटल के निर्माण से स्थानीय व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। होटल निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकेंगे। होटल खुलने के बाद स्थानीय रेस्टोरेंट, सामान की दुकानें और पर्यटन सेवाओं को भी लाभ होगा। हालांकि विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। होटल के निर्माण में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बरतना आवश्यक होगा। यह जरूरी है कि होटल निर्माण में ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों का उपयोग किया जाए, ताकि यह पर्यावरण के अनुकूल हो सके। गांधी मैदान बस डिपो, इनकम टैक्स गोलंबर, होटल पाटलिपुत्र अशोक और सुल्तान पैलेस के आसपास 5 स्टार होटल का निर्माण पटना के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। स्थानीय निवासियों और सरकार को इस परियोजना का समर्थन करना चाहिए ताकि पटना को एक नए युग में प्रवेश करने का मौका मिल सके। सूरज ढल रहा था और गंगा नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पटना के व्यस्त बाजारों और ऐतिहासिक गलियों के बीच एक नई इमारत शहर की शान बनने जा रही थी, एक आलीशान विरासत होटल, जो न केवल आधुनिक सुविधाओं का प्रतीक था, बल्कि इसमें पटना की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की झलक भी समाई थी। पटना, जो कभी मगध साम्राज्य का हिस्सा था, सैकड़ों सालों से इतिहास और परंपरा का केंद्र रहा है। इस शहर में अनेक राजवंशों, विद्वानों और संतों का आना जाना रहा है। इसी ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध उद्योगपति अभिषेक सिन्हा ने इस होटल की कल्पना की थी। वे चाहते थे कि यह होटल सिर्फ ठहरने की जगह न हो, बल्कि एक ऐसा अनुभव दे जो मेहमानों को बिहार की विरासत से जोड़ दे। ये होटल गंगा नदी के किनारे पुराने पटना सिटी के पास स्थित था। इसकी नींव रखते समय वास्तुकारों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि इसकी संरचना बिहार की पारंपरिक शैली को दर्शाए। लाल बलुआ पत्थर, लकड़ी की नक्काशी और मधुबनी पेंटिंग्स से सजे गलियारों ने इसे और भी खास बना दिया था। होटल में प्रवेश करते ही मेहमानों का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया जाता था। दरवाजे पर खड़े कर्मचारी धोती कुर्ता पहने रहते और उनके स्वागत में मगही गीत बजते रहते। लॉबी में प्रवेश करने पर भव्य झूमर, हाथ से बनी मधुबनी चित्रकला और मिट्टी के दियों की रोशनी माहौल को मंत्रमुग्ध कर देती थी। हर कमरे को एक विशेष थीम पर सजाया गया था। कुछ कमरों में पाटलिपुत्र के स्वर्ण युग की झलक मिलती थी, तो कुछ में चंपारण सत्याग्रह के दृश्यों को उकेरा गया था। फर्नीचर पारंपरिक लकड़ी का था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें पटना के ऐतिहासिक बदलावों को दर्शाती थीं। होटल की रसोई इसकी सबसे अनूठी विशेषता थी। यहाँ परोसे जाने वाले व्यंजन बिहार की परंपराओं से जुड़े थे। लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, ठेकुआ और खजूर की चटनी से लेकर मखाना की खीर तक, हर स्वाद में बिहार की मिट्टी की सुगंध थी। होटल के भीतर एक भव्य रेस्टोरेंट गंगा संगम नाम से खोला गया था, जहां भोजन कांसे की थालियों में परोसा जाता था। विदेशी मेहमानों के लिए ये भोजन एक नए अनुभव की तरह था। वे न केवल बिहार के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखते, बल्कि यहाँ के खानपान की कहानियां भी सुनते। ये होटल केवल रहने और खाने पीने तक सीमित नहीं था। हर शाम यहाँ बिहार के लोक नृत्य और संगीत का कार्यक्रम होता था।
भोजपुरी, मैथिली और मगही लोकगीतों की धुन पर नर्तक थिरकते थे, जिससे मेहमान मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इसके अलावा होटल में एक छोटा सा बिहार म्यूजियम गैलरी भी थी, जिसमें पटना का इतिहास, लोक कला और स्वतंत्रता संग्राम की झलकियां प्रदर्शित की गई थीं। होटल के भीतर हस्तशिल्प की एक प्रदर्शनी भी थी, जहां मधुबनी पेंटिंग्स, भागलपुरी सिल्क साड़ियां और सीतामढ़ी की लकड़ी की मूर्तियां बिक्री के लिए रखी गई थीं। इस होटल के खुलने से न केवल पटना में पर्यटन को बढ़ावा मिला, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक धरोहर को भी पुनर्जीवित करने में सहायक हुआ। यहाँ ठहरने वाले लोग न सिर्फ आरामदायक सुविधाओं का आनंद लेते, बल्कि वे पटना की ऐतिहासिक जगहों जैसे गोलघर, हरमंदिर साहिब, कुम्हरार और बिहार म्यूजियम की सैर के लिए भी प्रेरित होते थे। इस होटल ने स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को भी एक नया मंच दिया। वे अपने बनाए हस्तशिल्प और चित्रकलाओं को देश विदेश के पर्यटकों तक पहुंचा पाए। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ और बिहार की सांस्कृतिक पहचान को एक नई ऊंचाई मिली। पटना का यह विरासत होटल सिर्फ एक आलीशान ठिकाना नहीं था, बल्कि यह बिहार की संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली इतिहास को जीवंत रखने का एक प्रयास था। ये होटल एक पुल की तरह काम करता था, जो अतीत और भविष्य को जोड़ता था। सालों पहले जब इस होटल की नींव रखी गई थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह एक दिन बिहार के पर्यटन उद्योग में क्रांति ला देगा। उस समय पटना में अधिकतर पारंपरिक ढंग के छोटे होटल और धर्मशालाएं थीं, जहां यात्रियों को सीमित सुविधाएं मिलती थीं। लेकिन जब इस होटल की भव्य इमारत खड़ी हुई, तो यह न केवल शहरवासियों के लिए बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। शुरुआत में होटल ने अपनी सेवाओं में केवल आरामदायक कमरे और स्वादिष्ट भोजन पर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे इसमें नए आयाम जुड़ते गए। शानदार वास्तुकला, अतिथि सत्कार की अनूठी परंपरा और आधुनिक सुविधाओं के चलते ये होटल जल्दी ही मशहूर हो गया। होटल की खासियत ये थी कि इसे बनाने में पारंपरिक भारतीय वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं का बेहतरीन मिश्रण रखा गया था। इसकी दीवारों पर बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीरें सजाई गई थीं, तो दूसरी ओर कमरों में आधुनिक सुख सुविधाएं भी थीं। लॉबी में हाथ से बनी मधुबनी पेंटिंग्स और पारंपरिक शिल्पकारी देखने को मिलती थी, जबकि रेस्टोरेंट में विश्व स्तरीय खानपान का इंतजाम किया गया था। समय के साथ इस होटल ने अपनी सेवाओं में और नयापन लाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट खोला गया। बिजनेस यात्रियों के लिए अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए गए और शादी ब्याह जैसे भव्य आयोजनों के लिए विशेष सुविधाएं जोड़ी गईं। पटना का ये होटल सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं, बल्कि शहर की पहचान बन चुका था। यहाँ देश विदेश की कई नामचीन हस्तियां आ चुकी थीं, राजनीतिक नेता, फिल्मी सितारे, उद्योगपति और खेल जगत की मशहूर हस्तियां। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बार यहाँ के खास स्वीट्स महीनों पहले ही बुक हो जाते थे। ये होटल बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखते हुए आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। जब शहर में नए होटल खुलने लगे, तब भी यह होटल अपनी प्रतिष्ठा और गुणवत्ता के कारण सबसे आगे बना रहा। आने वाले वर्षों में इस होटल ने खुद को और भी विकसित किया। डिजिटल तकनीक के साथ स्मार्ट चेक इन और हाई-टेक सुविधाएं जोड़ी गईं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए होटल में सौर ऊर्जा, पानी की बचत और कचरा प्रबंधन जैसी योजनाएं लागू की गईं। आज ये होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पटना के गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बन चुका है। इसने बिहार को पर्यटन के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया और यह साबित कर दिया कि इतिहास और आधुनिकता का संगम भी आकर्षक हो सकता है। बिहार, भारत के मध्य पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है, जिसे अक्सर उसके समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय पर्यटन स्थलों के लिए पहचाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और यह साबित कर दिया है बिहार का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये राज्य प्राचीन भारत के कई महत्वपूर्ण साम्राज्यों का गृहस्थल रहा है, जिनमें मगध, नालंदा और वैशाली शामिल हैं। बोधगया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यहाँ का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस प्रकार बिहार न सिर्फ धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल के सालों में बिहार सरकार और निजी क्षेत्र ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। पर्यटक स्थलों के विकास के साथ साथ उन्होंने स्थानीय संस्कृति, खान-पान और खरीदारी के अनुभवों को भी महत्वपूर्ण बनाना शुरू किया है। बोधगया से प्रारंभ करें, जहां महाबोधि मंदिर स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और पूरे विश्व से बौद्ध अनुयायियों का आकर्षण का केंद्र है। यहाँ ध्यान और शांति के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो हर उम्र के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर, जो प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ के खंडहरों का दौरा करने से लोग न केवल इतिहास की झलक पाते हैं, बल्कि पुरातात्विक महत्व के बारे में भी सीखते हैं। ये स्थान प्राचीन किंवदंतियों और ऐतिहासिक महत्व का गवाह है। राजगीर में स्थित ताप पर्वती के गर्म कुंड और जैन तीर्थ स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और शांति को महसूस करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बिहार में सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन भी पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठ पूजा, जो विशेष रूप से बिहार और उत्तर भारत में मनाई जाती है, एक ऐसा त्योहार है जो पर्यटकों को अपनी रंगीनता और धार्मिकता के लिए आकर्षित करता है। इस अवसर पर पतित पावनी गंगा के किनारे सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाता है। हालांकि बिहार ने पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे कि अवसंरचना में कमी, सफाई और सुरक्षा की दृष्टि से समस्याएं। इन चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए सरकार और स्थानीय समाज दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। नए होटल, परिवहन सुविधाएं और बेहतर सड़कों का विकास कर बिहार को और अधिक पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है। बिहार का पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित होना ये दर्शाता है कि आधुनिकता और प्राचीनता का संगम आमंत्रण जुलाई के रूप में कार्य करता है। बिहार की अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थल और विविध परिप्रेक्ष्य इसका सबूत हैं। सही प्रबंधन और सामूहिक प्रयासों से बिहार अपने पर्यटन उद्योग को और भी विकसित कर सकता है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस प्रकार बिहार एक जीवंत और विविधता से भरी पर्यटन गंतव्य बनता जा रहा है, जो न केवल भारतीयों बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षक है। एक दिन इस कस्बे के कुछ जागरूक नागरिकों ने महसूस किया कि यदि यह समस्या यूं ही बनी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। बुनियादी सेवाएं जैसे एम्बुलेंस या अग्निशामक वाहन भी समय पर नहीं पहुंच पाते थे। इसके निवारण के लिए एक संगठन बनाया गया, जिसमें विभिन्न मोहल्लों के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस समस्या को जिम्मेदार प्राधिकरण के समक्ष उठाएंगे। इसी क्रम में उन्होंने डीएसपी को फोन कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से बताया कि सड़क पर खड़े वाहनों के कारण हर दिन यातायात जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे सभी नागरिक प्रभावित हैं। डीएसपी ने इस बात को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सड़क पर लगे अवैध वाहनों की पहचान करें और उन्हें हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही सभी सब्जी दुकानदारों और अन्य व्यापारियों को इस बाबत चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने सड़क पर वाहन खड़ा किया तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इस चेतावनी का असर तत्काल देखने को मिला। व्यवसायियों ने अपने वाहनों को उचित स्थानों पर पार्क करना शुरू कर दिया। यातायात धीरे धीरे सुगम होने लगा और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। शहर के नगरपालिका विभाग ने भी सहयोग करते हुए बाजार क्षेत्र में पार्किंग स्थानों को चिन्हित किया, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों को वाहन खड़े करने में असुविधा न हो। सड़क के किनारे पर सूचना पट भी लगाए गए, जिसमें निर्दिष्ट समय के अलावा किसी भी अन्य समय पर वाहन खड़े करने पर जुर्माने की चेतावनी दर्ज थी। इस परिवर्तन से न केवल यातायात की स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि व्यवसायियों ने भी महसूस किया कि व्यवस्थित होने से उनकी दुकानदारी भी बेहतर हो रही है। शहर के कुछ जागरूक नागरिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए बैठक की। उन्होंने सुझाव दिया कि शहर की धारा को व्यवस्थित करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई, जिसमें मुख्य सड़कों को चौड़ा करना, ट्रैफिक सिग्नल लगाना और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाना शामिल था। खुशकिस्मती से नगर निगम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और काम शुरू हुआ। कुछ महीनों के भीतर सड़कें चौड़ी हो गईं, नए ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए और कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए गए ताकि यातायात की निगरानी की जा सके। जब परिवर्तन हुआ तो पहले सप्ताह में ही लोगों ने इसका अनुभव करना शुरू कर दिया। यातायात की गति बढ़ गई और जाम की समस्या कम हो गई। लोग बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंचने लगे। इसके साथ ही व्यवसायियों ने भी इसका असर महसूस किया। पहले जब ग्राहक दुकान में आने से कतराते थे, अब वे आसानी से आ जा रहे थे। स्थानीय दुकानें जैसे बेकरी, कपड़ों की दुकानें और रेस्टोरेंट्स में भीड़ बढ़ने लगी। व्यवसायियों ने देखा कि व्यवस्थित यातायात के चलते ग्राहक उनकी दुकानें अधिक पसंद करने लगे हैं। वे अपने सामान के लिए खरीदारी करने में समय बर्बाद नहीं कर रहे थे, जिससे बिक्री में तेजी आई। इसके साथ ही शहरवासियों में भी सकारात्मक बदलाव आया। वे समय पर अपने काम पर पहुंचने लगे, जिससे काम की उत्पादकता बढ़ी। लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहे और शहर में सामुदायिक भावना बढ़ गई।
व्यवस्थित यातायात के महत्व को पहचानते हुए नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में उचित यातायात नियंत्रण उपाय लागू किए। पहले इस इलाके में हमेशा जाम और शोरगुल रहता था, जिससे ग्राहकों को खरीदारी करने में दिक्कत होती थी। कई लोग भीड़ भाड़ से तंग आकर दूसरी जगहों पर खरीदारी करने जाने लगे थे। लेकिन इसके बाद नगर पालिका ने बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक सिग्नल, पार्किंग स्लॉट और वॉकिंग प्लाजा बनाए। यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए कई सड़कें एक तरफा कर दी गई थी और पैदल चलने वालों के लिए विशिष्ट रास्ते बनाए गए थे। इस पहल का असर कुछ ही दिनों में दिखने लगा। व्यवस्थित यातायात के कारण खरीदारी के लिए आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। लोग अब बिना किसी दिक्कत के आराम से खरीदारी कर सकते थे और दुकानदारों से संवाद कर सकते थे। इससे व्यापारियों के व्यवसाय में तेजी आई। उन्होंने भी इस नई व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को विशेष छूट और ऑफर देने शुरू कर दिए। दुकानों के बाहर सजे धजे बोर्ड और बढ़िया लाइटिंग ने बाजार को और भी आकर्षक बना दिया। व्यवसाय अपने ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करने पर ध्यान दे रहे थे। कुछ दुकानदारों ने तो ग्राहकों के लिए बैठने और आराम करने की व्यवस्था भी की थी, ताकि खरीदारी के दौरान वे थोड़ा आराम कर सकें। इन सभी प्रयासों के चलते ग्राहक अब बाजार में खरीदारी करने के लिए अधिक उत्सुक रहने लगे थे। एक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण वातावरण के चलते अब यहाँ का बाजार सप्ताह के हर दिन गुलजार रहता था। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़